अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्लैम। और जो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जी, आज की वीडियो अगेन एल्विश के ऊपर होगी। एल्विश के ऊपर एक व्लॉग है, उसके ऊपर मैं वीडियो रिएक्ट करूँगी। इन द पास्ट में जो कुछ भी एल्विश के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए, जो केसेस किए गए, वो क्यों किए गए, उसकी क्या रीजंस थी, कौन था उसके पीछे, किसने ये सारे स्टेप्स लिए, कौन एल्विश यादव से इतना ज़्यादा जेलस होता था कि उसने इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं साजिश की, ये सब कुछ हमें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टे विद मी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो पिछले कुछ सालों में भारत के सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में तूफान ला चुकी है। ये कहानी है एल्विश यादव की, एक कॉमन मैन लड़के से सुपरस्टार बनने तक की कहानी, जिसे स्नैक वेनम यानी सांप के जहर के केस में फंसाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में हम हर छोटे छोटे पहलू को गहराई से समझेंगे कि कैसे शुरू हुआ ये केस, कैसे एल्विश को टारगेट किया गया, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, न्यूज चैनल्स ने क्या क्या रोल निभाया, कोर्ट में क्या हुआ, नोएडा पुलिस ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात कि इस साजिश के पीछे की असली सच्चाई क्या थी। एल्विश यादव, जिनका असली नाम सिद्धार्थ यादव है, हरियाणा के वजीराबाद गांव में 14 सितंबर 1997 को पैदा हुए थे। एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले एल्विश शुरू से ही पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ दोस्तों में बहुत फेमस थे। अपनी स्कूलिंग गुड़गांव के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज यानी हंसराज कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो 2016 में यूट्यूब पर अपना सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, उनकी पहली वीडियो कुछ खास नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनके देसी अंदाज, हरियाणवी एक्सेंट और ह्यूमर ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। वो डेली लाइफ की होने वाली बात को भी मजेदार तरीके से पेश करते थे, जैसे कि दोस्तों के बीच नोक झोंक, गांव की कहानियां और शहर वर्सेस गांव में क्या फर्क होता है। उनकी वीडियो में वो रियलिटी और अपनापन था जो यंगस्टर्स से सीधे कनेक्ट करती थी। 2020 तक एल्विश की फैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई थी। उनकी एल्विश आर्मी नाम की फैन बेस इतना ताकतवर हो गई कि उनके एक कॉल पर लोग कुछ भी करने को तैयार थे। फिर आता 2023, जब एल्विश की बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। दोस्तों, वो न सिर्फ शो में टिके बल्कि सारे लोगों को हराकर ट्रॉफी जीतकर बाहर आए। उनका सच्चा और देसी अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। एल्विश पूरे शो में अभिषेक मलान और फुकरा इंसान को सपोर्ट करते रहे, पर फुकरा इंसान एल्विश की घर में बढ़ती पॉपुलैरिटी से जलने लगा था और उसका मानना था कि वो ही शो जीतेगा। पर लोगों को फुकरा इंसान का रवैया पसंद नहीं आता है और वो एल्विश की भाईचारे पर फिदा हो जाते हैं। फिर जैसे कि हिस्ट्री है, बिग बॉस में सब रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। 2 अगस्त 2023 को बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीतने के बाद एल्विश की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10 मिलियन से ऊपर हो चुके थे और यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर 15 मिलियन को भी क्रॉस कर चुके थे। लेकिन ये ऊंचाई कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। उनकी सक्सेस की चमक कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। फिर आता है 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज होती है। ये FIR थी एल्विश यादव और 5 और लोगों के अगेंस्ट। शिकायत करने वाला था पीपल फॉर एनिमल यानी PFA नाम का एक NGO, जिसकी चेयरपर्सन है बीजेपी सांसद मेनका गांधी। आरोप था कि एल्विश और उनके साथी नोएडा में रेव पार्टी का आयोजन करते थे, जहां सांपों के जहर यानी स्नेक वेनम का इस्तेमाल होता था, उसकी सप्लाई होती थी। पुलिस ने उसी दिन एक स्टिंग ऑपरेशन किया और नोएडा के सेक्टर 51 में एक बैंकेट हॉल पर छापा मारा। वहां से 9 जहरीले सांप बरामद हुए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 करैत सांप और 1 रैट सांप शामिल थे। इसके अलावा 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम भी बरामद होता है। मौके से 5 स्नेक चामर, राहुल, टिट्टूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि एल्विश उस जगह पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उनका नाम FIR में जोड़ा गया। FIR में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 27 वन जीवों का अवैध इस्तेमाल, IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 284 जहर से इंसान को खतरा और धारा 289 यानी जानवरों के प्रति लापरवाही के तहत केस दर्ज होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर एल्विश वहां थे ही नहीं तो उनका नाम क्यों और कैसे आया? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? एल्विश के फैंस और कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना था कि ये पूरा केस उनके कैरेक्टर को खराब करने की एक प्री प्लान साजिश थी। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, हर छोटी डिटेल के साथ।
पीएफए के 2 सदस्य गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता ने इस केस की नींव रखी। गौरव गुप्ता ने दावा किया कि एल्विश रेव पार्टी में स्नेक वेनम की सप्लाई करवाते थे। उसका कहना था कि उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें एक एजेंट के जरिए एल्विश से संपर्क किया गया। इस एजेंट का नाम था राहुल, जो बाद में गिरफ्तार स्नेक चार्मरों में से एक निकला। पीएफए का दावा था कि राहुल ने कहा कि एल्विश के लिए सांप और जहर कहीं भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन सचमुच निष्पक्ष था? एल्विश ने बाद में कहा कि वो कभी राहुल से मिले ही नहीं। उनके फैंस का आरोप था कि पीएफए ने पहले से ही एल्विश को टारगेट करने का प्लान बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि एल्विश ने पहले कभी पीएफए को टारगेट किया था, उसके ऊपर सवाल उठाए थे, जिसके चलते बदले की कार्रवाई हो सकती थी। दोस्तों, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उन लोगों ने कहा कि वो सारे सपेरे हैं और रोजी रोटी के लिए पार्टीज में सांप और जहर सप्लाई करते थे। जब ये केस शुरू हुआ तो उन लोगों ने एल्विश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था, लेकिन बाद में पुलिस दावा करती है कि पूछताछ में इन लोगों ने कहा है कि वो एल्विश के कांटेक्ट में थे। एल्विश के वकील प्रदीप राठी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इन स्नैक चार्मर्स पर पुलिस ने दबाव डाला ताकि वो एल्विश का नाम ले। एक और कमाल की बात थी कि इन स्नैक चार्मर्स को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया जाता है और कुछ टाइम बाद उन्हें जमानत भी मिल जाती है। अगर वो इतने बड़े रैकेट का हिस्सा थे तो वहां जमानत आसानी से कैसे मिली? क्या ये सब इसलिए था कि असली टारगेट एल्विश थे? 4 महीने जांच चलने के बाद 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लक्सर जेल ग्रेटर नोएडा में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस का दावा था कि एल्विश ने पूछताछ में कबूल किया कि वो रेव पार्टियों में स्नेक वेनम का इंतजाम करते थे, लेकिन एल्विश और उनके वकील ने इसे पूरी तरीके से झूठ बताया। एल्विश के वकील ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है। एल्विश ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं कुछ ऐसा कबूल करूं जो मैंने किया ही नहीं। उनके फैंस का कहना है कि पुलिस पर ऊपर से दबाव था ताकि एल्विश को फंसाया जा सके। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जिसमें स्नैक वेनम की पुष्टि हुई थी, लेकिन वो स्नैक वेनम एल्विश के पास से नहीं मिला था, बल्कि स्नैक चार्मर्स के पास से बरामद हुआ था। एल्विश का उस जगह से कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं हुआ। फिर भी उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 29 जोड़ी गई, जो ड्रग्स से जुड़ी साजिश के लिए होती है। इस धारा में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सवाल यह है बिना ठोस सबूत के ये धारा कैसे जोड़ी गई? एल्विश को फंसाने के पीछे कई नाम सामने आए। हर एक के पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। पीएफए इस केस की शुरुआत थी। मेनका गांधी जो बीजेपी की सांसद है और पीएफए की चेयरपर्सन है, उन्होंने खुले तौर पर एल्विश की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि एल्विश स्नेक वेनम बेचने का धंधा करता है, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। एल्विश के फैंस का कहना है कि मेनका और पीएफए को एल्विश की बढ़ती पॉपुलैरिटी से दिक्कत थी। वो एक ऐसा चेहरा बन चुके थे जो यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते थे और शायद कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स इसे खतरे की तरह देख रहे थे। सौरभ और गौरव गुप्ता ये दोनों भाई पीएफए के एक्टिविस्ट थे जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और कंप्लेंट दर्ज की। बाद में जनवरी 2025 में सौरभ ने एक और एफआईआर दर्ज की जिसमें कहा गया कि एल्विश ने उन्हें धमकी दी। सौरभ का दावा था कि एल्विश ने कहा, अगर तूने मेरे खिलाफ सबूत दिए तो मैं तुझे फंसा दूंगा, लेकिन इस धमकी का कोई ऑडियो और वीडियो सबूत नहीं उन्होंने पेश किया। एल्विश ने इसे झूठा बताया और कहा कि ये उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। दोस्तों, एल्विश की कई यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज से दुश्मनी रही। कुछ लोगों का मानना है कि इनमें से किसी ने इस साजिश में पर्दे के पीछे से हाथ डाला हो सकता है ताकि एल्विश की पॉपुलैरिटी को खत्म किया जा सके। नोएडा पुलिस के स्टेटमेंट्स में भी कॉन्ट्राडिक्शन था। शुरू में कहा कि एल्विश मौके पर नहीं थे, फिर दावा किया कि वो मास्टरमाइंड थे। एक सब इंस्पेक्टर जो इस केस की जांच कर रहे थे को अचानक ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे एल्विश के सपोर्टर्स में मैसेज गया कि पुलिस पर ऊपर से दबाव था। सवाल यह है कि यह दबाव किसका था? क्या कोई पॉलिटिकल ताकत एल्विश को नीचे लाना चाहती थी? एल्विश की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी थी कि वो एक ब्रांड बन चुके थे। एक बार जयपुर के मीटअप में 10 लाख के करीब लोगों की भीड़ आ गई थी। एल्विश बिग बॉस में थे तो उनके दोस्तों ने उनके सपोर्ट में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 में बने एडवेंचर आइसलैंड में मीटअप किया, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, जो पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल था, जिससे पुलिस ने मीटअप कैंसिल कर दिया। एल्विश की इंस्टा लाइव में करीब 6 लाख लोग एक साथ जुड़े, जो इंडिया का रिकॉर्ड है। उनकी ऐसी बढ़ती पॉपुलैरिटी से बहुतों को दिक्कत हो रही थी, जैसे कि कॉम्पिटिटर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स जो उनकी सक्सेस से जलते थे। फुकरा इंसान ध्रुव राठी और मैक्सन जैसे नामों के साथ उनकी राइवलरी जग जाहिर थी। पॉलिटिकल ग्रुप्स, एक लड़का जो बिना किसी बैकिंग के इतना पावरफुल हो जाए वो सिस्टम के लिए खतरा बन सकता था।
मीडिया हाउसेस। एल्विश का इन्फ्लुएंस उनकी टीआरपी को चुनौती दे रहा था। वो खुद एक वन मैन मीडिया बन चुके थे। एल्विश ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि बड़ी खबरों को दबाने के लिए एल्विश यादव के सांप वाली न्यूज़ को चलाने के लिए न्यूज़ चैनल्स को कहा जाता था। दोस्तों, इस केस के बाद न्यूज़ चैनल्स ने एल्विश को विलेन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सनसनीखेज हेडलाइंस कैसे इसको पेश किया जाता था। एल्विश का स्नेक वेनम कांड, बिग बॉस विनर की काली सच्चाई जैसी हेडलाइंस हर चैनल पर चल रही थी उस टाइम, आप भी जानते होंगे। गलत तथ्य, कई चैनलों ने कहा कि एल्विश मौके पर थे, जबकि पुलिस ने खुद माना कि वो वहां नहीं थे। नैतिकता का ढोंग, उन्हें एक भटके हुए युवा के तौर पर दिखाया गया ताकि उनकी इमेज को खराब किया जा सके, बर्बाद किया जा सके। एल्विश ने एक इंटरव्यू में कहा, मीडिया ने मुझे बिना सबूत के विलेन बना दिया। ये सब टीआरपी की भूख थी। उनके फैंस ने भी सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर एल्विश यादव ट्रेंड चलाया, जिसमें न्यूज़ चैनल की पोल खोल दी। कोर्ट में क्या क्या हुआ, हर सुनवाई की डिटेल। 17 मार्च 2024 को गिरफ्तारी के बाद एल्विश को 22 मार्च को गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट से जमानत मिल जाती है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। जज ने पुलिस से सवाल किया कि अगर एल्विश मौके पर नहीं थे तो उन्हें कैसे मास्टरमाइंड माना गया। 6 अप्रैल 2024 को नोएडा पुलिस ने 1200 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की। इसमें स्नैक ट्रैफिकिंग और रेव पार्टीज के आरोप थे। चार्जशीट में कहा गया कि एल्विश स्नैक चार्मर्स के संपर्क में थे, लेकिन कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था या चैट नहीं थी इसका जो सबूत वो पेश कर सकते थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में काले सांप का जहर मिला, लेकिन वो एल्विश से नहीं बल्कि स्नैक चार्मर्स से बरामद हुआ था। फिर मई 2024 में एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एल्विश को समन किया। 23 जुलाई 2024 को उनसे पूछताछ होती है। फिर 13 जनवरी 2025 को सौरभ गुप्ता ने गाजियाबाद कोर्ट के आदेश पर एल्विश के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि एल्विश ने उन्हें धमकी दी, लेकिन कोर्ट में सौरभ कोई पक्का सबूत नहीं दे पाए। एल्विश ने इसे उनकी छवि खराब करने की एक और साजिश बताया। नोएडा पुलिस के बयानों में बार बार बदलाव देखने को मिलते रहे। नवंबर 2023 एल्विश मौके पर नहीं थे, उनकी भूमिका की जांच हो रही है। मार्च 2024 एल्विश ने स्नैक वेनम का इंतजाम किया था। फिर अप्रैल 2024 चार्जशीट में कहा गया कि एक बड़ा रैकेट था, लेकिन एल्विश का नाम सिर्फ शक के बिना पर लिया गया था या दर्ज किया गया था। पुलिस की इन बातों से साफ था कि उनके पास पुख्ता सबूतों की कमी थी, फिर भी बार बार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एल्विश के फैंस और कई न्यूट्रल लोग मानते हैं कि एक साजिश थी। इसके पीछे के कारण कुछ ऐसे हो सकते थे, पॉपुलैरिटी को दबाना। एल्विश एक ऐसी आवाज बन चुके थे जो सिस्टम को चैलेंज कर सकते थे। पॉलिटिकल दबाव, पीएफए और कुछ ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि एक यूट्यूबर इतना प्रभावशाली बने। बदनामी का खेल, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की सोची समझी साजिश की गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एल्विश की लाइफस्टाइल और उनके कुछ पुराने वीडियोस जिनमें वो सांपों के साथ नजर आए, इस केस को हवा दी। हालांकि वो वीडियो म्यूजिक शूट के लिए थे, न कि किसी गलत काम के लिए। एल्विश को ही क्यों निशाना बनाया गया था? क्योंकि ये सारी वीडियोस पहले से ही ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल थी। यूथ का आइकन, वो युवाओं के बीच एक आइकन थे जो कुछ लोगों को पसंद नहीं था। कोई बैकिंग नहीं, बड़े परिवार पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना वो आसान टारगेट थे। राइवलरी की बात करें तो उनकी सक्सेस से जलने वाले कई थे। सभी कंट्रोवर्सीज के बावजूद एल्विश ने हार नहीं मानी। वो अपने फैंस के लिए कंटेंट बनाते रहे। उनकी एल्विश आर्मी आज भी उनके साथ खड़ी है। वो कहते हैं हम सच के साथ हैं और सच जीत के रहेगा और मैं अपने फैंस के लिए कभी रुकूंगा नहीं। निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों, ये एल्विश यादव और स्नैक वेनम की केस की पूरी कहानी है। क्या एक क्राइम था या एक साजिश? सच अभी भी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है, एल्विश की पॉपुलैरिटी और उनका जज्बा कोई तोड़ नहीं सका। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय राघव, जय माधव। एग्जैक्टली जैसे कि उन्होंने बताया कि जेलेसी इस कदर की एल्विश यादव का, जो मुझे लगता है ना कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, जो ऑडियंस है, फैन फॉलोइंग है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि उनकी जो उनका जो स्पीक स्टाइल है या उनकी जो अपना स्टाइल है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। वो जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है वो उसी तरह अपनी पर्सनैलिटी को शो आउट करते हैं, तो लोग उनकी जो पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हुए हैं, उनके स्पीकिंग स्टाइल से बहुत मुतासिर होते हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% है कि जेलसी और साजिश, ये चीज़ हम इसे नहीं भूल सकते। ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं और इतनी कम एज में उन्हें इतने अच्छी फ़ैन फॉलोइंग मिल जानी, इतने लोगों का प्यार मिल जाना। मैंने भी जो इनका दिल्ली में मीटअप हुआ था वहाँ पे मैंने वीडियो इनकी देखी, जिस पर रिएक्ट भी किया था।
तो मैंने देखा था वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी। लिटरली वहाँ पर वाकई में पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो उन्हें कंट्रोल करना चाहती थी लेकिन नहीं। एट दी एंड फिर क्या हुआ था कि एलविश यादव के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अब उस ऑडियंस से मीटअप करना था, बट अनलकीली नहीं कर सके, उसको वहीं पे ख़त्म किया गया। और फिर उनके जो पेरेंट्स का मैसेज था वो एक वीडियो के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाया गया। और ये बात भी बिल्कुल 100% है कि जब आपके इतने फैंस हो जाते हैं, इतने आपको लोग प्यार करने लग जाते हैं, तो आपके कंपटीटर से ये चीज़ें हज़म नहीं होती, तो कोई ना कोई एलिगेशंस लगा के आपके ऑडियंस को आपसे दूर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जिनकी वजह से ऑडियंस आपसे पीछे हटने लग जाए, या आपको अनफॉलो कर दें या अनसब्सक्राइब कर दें, या उनके दिलों में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ इस बात पर डेफिनेटली एलविश यादव को दाद देनी होगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी ऑडियंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी ऑडियंस का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि कोई भी प्रूफ एलविश यादव के खिलाफ नहीं था। ये सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानी थी, मनगढ़ंत स्टोरियाँ थी जो बनाकर दिखाई गई, क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ सच होता तो कोई ना कोई सबूत इन लोगों के पास होते, पुलिस के पास होते, ताकि वो उस चीज़ों को साबित कर सकते। लेकिन लकीली ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। कुछ केसेस अभी पेंडिंग है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो भी पेंडिंग है। क्योंकि कमेंट में मुझे आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको इस सब के बारे में क्या ख्याल है। जो एलविश यादव के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, जो जितने भी मामला चले, कितने % तक वो सच थे, और क्या आगे इन केसेस को मज़ीद ये लोग रिपीट करेंगे या दोहराएंगे, या इसके ऊपर मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे कि क्या होना चाहिए। बाकी जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्पेशल टाइम। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।